लोकल इंडस्ट्री पावरलूम बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गई। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद ने लोकल इंडस्ट्री की बका के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री पावरलूम बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद ने लोकल इंडस्ट्री की बका के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, क्या तफसील? फजील से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पावरलूम सेक्टर बिजली के बढ़ते नरखों से तबाही के दहाने पर आ गया। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। बिजली का फी यूनिट 60 से 70 रुपए तक मिल रहा है, ऐसा कहना था चेयरमैन मिर्जा शफीक अहमद का। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिजली के नर्ख कम ना हुए तो इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ जाने लगी है। फैसलाबाद में पावरलूम सेक्टर जो है वो बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से बंद होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मालकान जो हैं वो भी परेशान हैं। मालकान का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की बका के लिए जो इंडस्ट्री है वो चलाई जा रही है ताकि मजदूर के घर का चूल्हा जो है वो चलता रहे। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मेरे साथ बताइएगा, क्या मसाइल हैं पावरलूम इंडस्ट्री के और बिजली के हवाले से, जो फी यूनिट की कीमत है इस हवाले से क्या? तो उसके साथ कहना पड़ता है कि जब बड़े एक्सपोर्टरों को आपने 20 रुपये यूनिट कर दिया, मैं कहता हूँ कोई नहीं है मुल्क के अंदर होना चाहिए ऐसा कि उनका 20 रुपये यूनिट जो है ना किया। इसी तरह लोकल इंडस्ट्री 80% है जो आपको कपड़ा मुहैया करती है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट के अंदर कपड़ा मुहैया करती है, उसको आप 60 रुपये पे ले जाएं और ये बहुत बैड लक है। और अगर इस पे कंट्रोल ना हुआ तो मैं समझता हूं कि जितने MNA हैं, MP हैं, इनके घरों का लोग ग्रो करेंगे, हमारे बस की बात नहीं रहेगी। हम इनको ये बता रहे हैं कि 60 रुपये यूनिट किसी हालत में भी अदा नहीं कर सकते। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मजदूर बेरोजगार होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। आप 10,000 की बजाय 50,000 पुलिस यहां पे लगा दें, जब भूख होगी तो लोग तबाही की तरफ ही जाएंगे। और इंडस्ट्री तो तबाह हो रही है, ये मुल्क के अंदर जिनके पास पैसा है वो भी अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे। ऐसे हालात की तरफ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बिजली की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर, बिजली के नर्ख कम ना हुए तो इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। फेस्को के नादहिंदगान 11 सरकारी महकमों में वासा अब भी टॉप पर। 60 करोड़ रुपए के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए जा सके। एक तरफ आम सारिफ का मीटर 2 माह की अदम अदायगी पर काटा जाता है तो वहीं सरकारी इदारे इस पर तवज्जो ही नहीं देते। नोटिस पे नोटिस मगर होता कुछ नहीं, और फिर वासा का कनेक्शन कटे तो सहना भी अवाम को ही पड़ता है। आपको बता रहे हैं फेस्को के हवाले से, फेस्को के नादहिंदगान 11 सरकारी महकमों में वासा अब भी टॉप पर है। 60 करोड़ रुपए के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए जा सके। एक तरफ आम सारिफ का मीटर 2 माह के दम अदायगी पर काटा जाता है तो वहीं सरकारी इदारे इस पर तवज्जो ही नहीं देते। नोटिस पे नोटिस तो मगर आता है लेकिन होता कुछ भी नहीं, और फिर वासा का कनेक्शन कटे तो सहना भी आवाम को पड़ता है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के 11 सरकारी अदारों की जानिब से फेस्को को 1 अरब रुपए से जायद के बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए हैं। आम सार्फ का कनेक्शन जो है वो 2 माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर काट दिया जाता है, जबकि सरकारी अदारों की जानिब से 5-5, 6-6 माह के बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते और उनको जो है वो कुछ भी नहीं किया जाता और ना ही फेस्को की जानिब से कनेक्शन काटा जाता है। इसी हवाले से वासा की जानिब से फेस्को को 60 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जो हैं अब वो अदा नहीं किए गए हैं, और महकमा जेल की जानिब से जो है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए के फेस्को को बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं किए गए, और DH2 की जानिब से 4 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल जो है वो फेस्को को अदा नहीं किए गए। इसी हवाले से जो है वो महकमा सुई गैस की जानिब से भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए के जो है वो फेस्को के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए।
कुल मिला के ये 11 फैसलाबाद के सरकारी इदारे हैं जिनकी जानिब से फेस्को को 1 अरब रुपए से बिजली के बिलों की अदायगियां ताहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से फेस्को की जो रिकवरियां हैं वो मुतासर हो रही हैं और इसके साथ साथ इसका खमियाजा आम सार्फिन को भी भुगतना पड़ता है। जब 1 अरब रुपए के फेस्को की जो बिजली के बिल हैं वो उनको नहीं मिलेंगे तो आम सार्फिन को जो एक साथ की सहूलत फराहम की जा रही है उस पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है, जिससे आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सार्फिन एक साथ की सूरत में बिजली के बिलों की सहूलत से भी महरूम हो जाते हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से रिकवरियों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त एक साथ पर भी पाबंदी लगाई गई है और सार्फिन एक साथ की सहूलत से भी महरूम है। दूसरी जानब फैसलाबाद शहर के बड़े सरकारी इदारों की जानिब से बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जाते। 11 सरकारी इदारे इस वक्त फेस्को के जो हैं अब वो डिफाल्टर हैं, जिनमें महकमा रेलवे, वासा, महकमा पुलिस, महकमा जेल और इसके साथ साथ DHQ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी करोड़ों रुपए के जो बिजली के बिल हैं वो फेस्को को ताहाल अदा नहीं किए गए हैं। फेस्को मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है, मगर सरकारी इदारों से बिजली के बिलों की वसूली में जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती हैं। फेडरल अदारा होने के बावजूद सबाई इदारों से जो है वो फेस्को की जानिब से रिकवरियां नहीं की जा रही और बिलखसूस वासा का जो बहरान है वो फेस्को को भी ले डूबा है। वासा की जानिब से 60 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जो हैं वो फेस्को को ताहाल अदा नहीं किए गए और वासा फेस्को डिफाल्टर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है और वासा की जानिब से 5 से 6 माह के बिजली के बिलों की जो अदायगियां हैं वो फेस्को को नहीं की जा रही और वासा की जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तवज्जो नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को बजट फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वासा के जहां अपने मामलात ख़राब हैं वहीं दूसरी जानब बिजली के बिलों की अदायगियां ना करके वासा की जानिब से फेस्को की रिकवरियों को भी मुतासर किया जा रहा है और इन सरकारी अदारों की जानिब से बिजली के बिल ना देने की जो जिद है उसका खमियाजा आम सार्फिन को भुगतना पड़ता है। सरकार का 1 अरब रुपया जो है वो डिफाल्टर हो जाता है फेस्को का और जिसकी वजह से आम सार्फिन को जो सहूलत फराहम की जाती है डेट एक्सटेंशन की एक साथ की वो भी फराहम नहीं की जाती और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो है वो लम्हा फिक्रिया ये है कि फेस्को की जानिब से 12 मरतबा इन सरकारी अदारों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, फाइनल नोटिस भी भेजे जा चुके हैं कि बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद सरकारी अदारों पर कोई असर नहीं होता और फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते, जबकि आम सारफ का 1 माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर उसके बिजली के मीटर की जो तार है वो काट दी जाती है और 2 माह की अदम अदायगियों पर सारफ को जो है वो बिजली के मीटर से हाथ धोना पड़ता है और फेस्को की जानिब से बिजली का मीटर जो है वो काट दिया जाता है। दूसरी जानब सरकारी अदारों की जो है वो खुली छुट्टी दी गई है फेस्को की जानिब से 5-5, 6-6 माह के फैसलाबाद के बड़े जो सरकारी इदारे हैं उनकी जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। यहाँ तक कि महकमा जेल और महकमा पुलिस की जानिब से भी 4 करोड़ रुपये से कुल मिला के जो बिल हैं बिजली के वो फेस्को को अदा नहीं किए गए। जी, सरकारी अदारे फेस्को के ना दहिंदा निकले। अवैस अली तफसील से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। टेक्सटाइल के बरामदी सेक्टर का एक मसला खत्म हुआ तो दूसरे ने घेर लिया। बिजली के सस्ते नर्ख मिल गए लेकिन सेल्स टैक्स फंस गए। 15 सितंबर के बाद से कोई रिफंड्स जारी ना हो सके। एक्सपोर्टर्स 1 महीना से ज़ायद ताख़ीर का शिकार होने पर वाजिबात पर मुआशी मुश्किलात का शिकार होने लगे। मज़ीद जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा रिफंड से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि बरामदी शोबे का सबसे अहम हिस्सा है, जहां उसकी बिजली के निर्खों का मसला हल हुआ तो एक बड़ा मसला सेल टैक्स रिफंड्स का आन खड़ा हुआ है कि सेल टैक्स रिफंड्स जारी हुए 1 माह हो चुका है और आगे ये खबरें ज्यादा परेशान कर रही हैं एसएमई को कि मजीद दिसंबर तक कोई भी रिफंड जारी नहीं होगा। हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर मौजूद है डॉक्टर सजाद अरशद से बात करें। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत बड़ा कैश फ्लो का मसला बन जाएगा, 1 माह तक कभी भी रिफंड नहीं हुए और आगे अभी 2.5 माह पड़े हैं, तो क्या समझते गवर्नमेंट को इसके ऊपर कैसे एक्शन लेना होगा? बहुत शुक्रिया बिलाल। एक्चुअली जब से ये सिलसिला चल रहा है, पहले तो इम्पोर्ट जो है हमारी वो अभी रुकी हुई है, लोगों का बहुत डैमेज, बहुत नुकसान हो रहा है, डॉलर्स नहीं मिल रहे और डॉलर आप देख लेंगे कि सूरत हाल क्या है। गवर्नमेंट रेट कल 226 था 226 और जो ओपन में 230 से ऊपर मिल रहे थे। ये इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस और इवन के इससे भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे।
अभी जो सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट को इस पे नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पे इसको रिमूव करना चाहिए। जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो छोटे लोग हैं उनके लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा, और वो उनके पास वही सरमाया है, उसी सरमाए से वो काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने उनको पैसे वापस ना मिले तो वो रुक जाएंगे, उनका ना कंटेनर भेज सकेंगे। उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा, उन लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, इसका पाकिस्तान की इकानमी को भी इसका नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ऐसे इकदाम ये नहीं उठाने चाहिए, और इन स्टेप्स को उठाने से पहले सोचना चाहिए कि इसका हमारी इकानमी पे, लोगों के हालात पे, पाकिस्तान पे क्या असर आएगा, और पाकिस्तान के लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद साहब मौजूद। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि गवर्नमेंट को सेल टैक्स जल्द जो है वो जारी कर देने चाहिए, ताकि जो एक कैश फ्लो का मसला दरपेश आ चुका है, आने वाले दिनों में एसएमई जो है उनके पास एक मखसूस पैसा मौजूद है, अगर वो भी उनका डेड लॉक का शिकार होगा तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान 15 सितंबर के बाद से कोई रिफंड जारी ना हो सके। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात के लिए। सनतकार कहते हैं हुकूमत के पास हमारा करोड़ों रुपए का सरमाया DLTL रिफंड की शक्ल में जमा है, जो कि ताहाल नहीं मिल सका। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने ये रिफंड फौरी जारी करने की अपील की है। इसी हवाले से तफसील से जानते हैं अपने नुमाइंदा शराज परसिद। जी शराज, बताइएगा क्या कहना है कारोबारी हजरात का? सनतकारों का ये मानना है कि हुकूमत के पास उनका सरमाया जो है वो DLTL की शक्ल में करोड़ों रुपए की मद में पड़ा है, और अरसा दराज से DLTL रिफंड्स जो हैं वो जारी भी नहीं हो सके हैं, जिससे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर इन हालात में गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक मौजूद हैं, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि DLTL रिफंड्स जो हैं उनकी अहमियत एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है? देखिए, DLTL हमारी कॉस्ट का हिस्सा था। जब DLTL हमें दिया गया था तो इसलिए दिया गया था कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस, बहुत सारी ऐसी लेवीज जो हुकूमत हमसे लेती है और उसको वापस देने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट हैज टू बी जीरो रेटेड। तो उस मद में ये हमें दिया गया था, और जाहिर है ये हमारा पार्ट ऑफ कॉस्टिंग था। तो उसूल तो ये है कि हमारी कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हमारा ऑर्डर शिप हुआ, बाहर से पैसे आए तो हमें DLTL मिल जाना चाहिए। ये उसकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती ये स्पिरिट कभी भी इफेक्टिव नहीं हुई। आप ये देखिए कि आज भी मुझे एग्जैक्ट शायद फिगर मेरे पास ना हो, तकरीबन 30 अरब के करीब केसेस ऐसे हैं जो 2 साल तकरीबन जिनको हो गए हैं, स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं और वो वहां से पैसे रिलीज नहीं हो रहे। तो ये रिफंड्स तो अब हैं ही पुराने दौर के, और उस दौर में हमें एक दफा इन्होंने आकर तकरीबन 28 अरब रुपए दिए थे, और अभी 30-32 अरब रुपए पेंडिंग है। फॉर्म एच के जो कंडीशंस है वो भी इसी के ऊपर लागू होते हैं? नहीं, फॉर्म एच की कंडीशंस का इससे ताल्लुक नहीं है। अब जो नया इशू आ गया, एक तो ये आ गया कि DLTL इन्होंने हमसे कहा कि हम किसी और शक्ल में लेकर आएंगे, और मिफ्ता साहब 2-3 इश्काल में काम कर रहे थे और वो सारा का सारा काम बाद में गायब हो गया। सो पहले डिले किसी टेक्निकल रीजन की वजह से होता था, उसको हम टेक्निकल रीजन को दूर करवाते थे। आई वाज पार्ट ऑफ टेक्निकल कमेटी। हमने बेशुमार इसके अंदर जो प्रोसेसेस में खराबी थी या जिस जगह पे फंस जाता था वो रिमूव करवाए, और उसके बाद ये बिल्कुल स्मूथ चलता रहा प्रोसेस। अब इसमें हमारी समझ से बालातर है कि ये अगर फिर हम पुराने निजामों पे चले जाएंगे तो ये काम बंद हो जाएंगे। अब इतना कमोडिटीज और इतनी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है, और सेल्स टैक्स की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अगर ये 2 महीने इसमें डिले आ गया तो ये काम बंद करने के मतलब है, गला घूंढने के मतलब। बिल्कुल, काम और कारोबार बंद कर देने के मुतरादिफ है अगर DLTL रिफंड्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स जो जारी नहीं होते। ताहम इस वक्त बताया जा रहा है कि सनतकारों के लिए जो DLTL रिफंड्स उनके कारोबार के लिए ऑक्सीजन की अहमियत रखते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त सनतकारों की जानिब से अपील भी की जा रही है हुकूमत वक्त। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ज़राई माहिर कमर पालदिगा, चेयरमैन PHAC डॉक्टर मुख्तार अहमद, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद समेत ज़राई माहिरीन शरीक हुए हैं। Consumers want healthy food. Of course, everybody's worried about feeding their families, but everybody is also concerned about nourishing their families. And consumers in every single country across the globe want to eat healthy food.
awareness of biofalsification or falsification really doesn't matter. We don't have to do like a mass education campaign to tell consumers about biofalsification or falsification. We just need to tell consumers it's a naturally healthy food, it's a natural source of zinc. I haven't talked about it today, but there's a link there if anybody's interested about the nutritional study. So we have the evidence to show that once you eat biofortified zinc wheat, it makes a difference to the actual biomarkers. It changes your status. It changes the amount of zinc that you eat. And then importantly, the end outcome. So there are less days sick, there are less days with diarrhea. It really does make a very immediate impact really on consumption of zinc wheat. And then over a long period of time, the data is emerging of how that makes an impact on outcomes such as stunting. Studies also show that consumers really like it. When you आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेयरमैन PHAEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद समेत ज़राई माहिरीन शरीक हुए। गंदम पैदावार में इजाफे, फसल बीमारियों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का जायजा। ज़राई माहिर कंवर पालदगाह का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। ओवरटेक्सिंग में पंजाब हुकूमत और महकमा ज़राअत के ताउन से गंदम की इजाफी पैदावार के लिए काश्तकारों को सब्सिडी पर बीज फराहम किए जाने लगे। आपको बता रहे हैं टोबाटेक्सिम में पंजाब हुकूमत और महकमा ज़राअत के ताउन से गंदम की इजाफी पैदावार के लिए काश्तकारों को सब्सिडी पर बीज फराहम किए जाएंगे। आपको बताते चले महकमा ज़राअत की जानिब से सब्सिडी पर गंदम के बीज की फराहमी। पंजाब हुकूमत से गंदम के मंजूर शुदा बीज पर सब्सिडी मिलेगी। महकमा ज़राअत 1.25 मन का बैग 1200 रुपये पर दिया जाएगा। इस हवाले से तफसील से जानते हैं अपना नुमाइंदा उसामा यासीन से। जी उसामा, कहिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की काश्त का सीज़न आन पहुंचा तो महकमा ज़राअत भी मुतहरक हो गया। इसी सिलसिले के हवाले से फार्मर हजरात को गंदम का जो मंजूर शुदा बीज है वो सब्सिडी पर फराहम किया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो है असलम साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और कौन कौन सा मंजूर शुदा बीज है जो बारानी इलाकों में और आपाशी इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की तरफ से इस साल गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए और इसके रकबे में इजाफा के लिए काश्तकार भाइयों को सब्सिडी पर बीज गंदम दिया जा रहा है। इसमें मंजूर शुदा वैराइटीज़ हैं जो आपाश इलाकों के लिए हैं। उसमें अकबर 19 है और सुबहानी है और दिलकश है। इसके अलावा फखर बखर वगैरह है। तो हर काश्तकार को 5 एकड़ तक के लिए 1200 रुपये फी बैग के हिसाब से रियायती कीमतों पर ये बीज मुहैया किया जा रहा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मियारी बीज इस्तेमाल करके काश्तकार अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर गंदम काश्त करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो मंजूर शुदा बीज है आपाशी इलाकों के लिए मैक्सिमम बैग के ऊपर जो 1200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है और फार्मर में तकसीम का सिलसिला वो जो जारी है। जी बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से निजी अस्पताल और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के इनकम टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए और तस्दीक के लिए गुज़िश्ता माली साल में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। रवा माली साल की पहली छमाही भी गुजर गई मगर मंसूबे पर ताहाल अमल दरामद न हो सका और निजी शोबा सेहत के टैक्स मामलात की मॉनिटरिंग शुरू न की जा सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान निजी अस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों समेत दीगर सर्विसेज सेक्टर्स की खुसूसी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया था और इस हवाले से ये एसआरओ जारी किया गया था कि जो निजी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी POS सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। जिस तरह दुकानदारों को, रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए रजिस्टर्ड किया गया है, इसी तरह इन 2 बड़े सेक्टर्स को भी POS में रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसके बाद वो तमाम अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक्स जहां पे मरीज आते हैं
اور وہ فیس ادا کرتے ہیں تو اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ براہ راست FBR کی دسترس میں ہوگی کہ ان تمام ہسپتالوں کو POS سے انٹیگریٹ کیا جائے گا اور ان کے آن لائن انوائسنگ والے جتنے بھی کمپیوٹرز یا سسٹم ہیں وہ FBR کی دست پہنچ میں ہوں گے اور اس کے ساتھ جو آن لائن رسید اس واجبات کی جاری کی جائے گی تو اس سے وہ متعلقہ مریض یا متعلقہ شہری جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر سکے گا کہ آیا کہ اس نے جو فیس جمع کروائی ہے اس پہ انکم ٹیکس جو لاگو ہوتا ہے وہ اس میں سے کٹ رہا ہے یا نہیں کٹ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ FBR کو یہ تمام ریکارڈ ہونا تھا کہ کسی بھی ہاسپٹل میں کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ان کی کتنی آمدن ہو رہی ہیں۔ تاہم کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس POS سسٹم پر عمل تفصیلات کے لیے اب بات کرتے ہیں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ سردیوں کے آغاز پر ہی فیصل آبادیوں سے سوئی گیس ٹوٹ گئی۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کا جینا دوبھر کر دیا۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا گھریلو صارفین کو کیا مشکلات درپیش ہیں گیس لوڈ شیڈنگ سے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں کتنے عرصے سے جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ سردیوں کا آغاز تو نہیں ہوا لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی، اس کی وجہ سے کئی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہو رہا ہے، خاص کر کے گھریلو خواتین جو ہیں جن کو گھر میں کھانا پکانا جو ہے وہ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے گیس جو ہے وہ نہیں آتی۔ اس وقت میں سے خواتین موجود ہیں جن کے چولہے جو اس وقت ٹھنڈے پڑے ہیں اور گیس جو ہے وہ بالکل نہیں آتی۔ آنٹی جی بتائیے گا کہ گیس کی کیا دورانیہ ہے، گیس آتی ہے یا بالکل نہیں آتی، کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ بالکل کسی ٹائم تو آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو بالکل کم آتی ہے، جس میں کھانا پکانے میں ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے اور بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اگر ہم سلنڈر بھی لیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، جس وجہ سے بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گیس جو ہے نا پوری بھیجیں۔ جی بالکل، کہنا تھا کہ اگر سلنڈر جو ہے وہ خریدنے جائیں تو اس میں بھی کئی مشکلات آتی ہیں کیونکہ وہ بھی اتنے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ اور بھی آنٹی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آنٹی جی بتائیے گا کہ گیس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، پہلے تو گیس آتی نہیں اور سردیاں بھی آئی نہیں اور پہلے گیس جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں کہ گیس بیچنا چاہیے، بچے صبح اسکول جاتے ہیں، دقت ہوتی ہے ناشتہ بنانے کے لیے۔ تو اگر اس وقت پھر اگر سلنڈر وغیرہ خریدنا پڑے اور وہ بھی مہنگا آتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ گیس تو آ نہیں رہی ہے بالکل بھی؟ سلنڈر خریدیا نہیں جاتا ہے گا، ہم غریب لوگ ہیں۔ جی بالکل، کہنا تھا کہ سلنڈر خریدنا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے وہ بالکل نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یوریا کھاد کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ گندم کے سیزن میں یوریا کھاد بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ سرکاری قیمت 2250 فی بوری 3000 روپے میں بیچی جانے لگی۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، کسانوں کا کیا کہنا ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں فیصل آباد کے 4 لاکھ کسان اس وقت جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ہاتھوں خواری کا سامنا کر رہے ہیں کہ جن کو جو کھاد ہے وہ جو سرکاری ریٹس ہے اس پر فراہمی ممکن نہیں بنائی جا رہی، بلیک میں یوریا کھاد فروخت کی جا رہی ہے یا پھر انہیں شرائط عائد کی جاتی ہے کہ وہ DAP بھی ساتھ خریدے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ران صاحب مجھے بتائیے گا کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی اجناس میں سب سے اہم اس وقت گندم کی بجائی سٹارٹ ہونے والی ہے، تو اس کے لیے کھاد کی دستیابی کا یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو سرکاری ریٹ پر کھاد نہیں ملے گی، اس میں اوور چارجنگ ہو رہی ہے، اور جو 2250 والا بیگ ہے وہ آپ کو 2800-3000 میں مل رہا ہے۔ تو جب تک آپ کی ترجیح حکومت کی زراعت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ یہ ملک خوشحال ہوگا۔ دیکھیے، ٹیکسٹائل سیکٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اسی وقت ان کا ریٹ جو ہے 19 روپے یونٹ ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کسانوں کو دھرنا دینے کے باوجود ابھی تک نہ ان کو DAP میں ریلیف ملا ہے، نہ ان کو یوریا میں ریلیف ملا ہے، اور نہ ہی ان کے بجلی کے ریٹ کم کیے گئے ہیں۔ تو جب تک گورنمنٹ کی ترجیح یہ زراعت نہیں ہوگی، نہ یہ ملک خوشحال ہوگا اور نہ ہی ہم اس میں خود کفیل ہوں گے۔ پہلے ہی ہم کثیر زرعی مبادلہ خرچ کر کے کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں گندم بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو صورتحال سیلاب میں رہی ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت سا رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت نہیں رہا۔ تو گورنمنٹ کی ترجیح ہونی چاہیے کہ گندم اس میں اہم فصل ہے، جب تک ان کی یہ ترجیح نہیں ہوگی نہ یہ ملک خوشحال ہوگا نہ کسان خوشحال ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ये बात जो मेरे भाई ने बताई है, यही मसला ज़्यादा कि खाद की कीमत बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी रेट है उस पर गंदम जिम्मेदार सरकारी कीमत खाद नहीं 2250 जबकि फी बोरी 3000 रुपए में बेची जाने लगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। टोबा टेक्सिंग में पुलिस के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों के ट्रैकर गैर फाल निकले। पुलिस के गश्त का अमल गैर मुअस्सर हो गया। डीपीओ राना शोएब महमूद ने गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का फैसला कर लिया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा क्या फैसला किया गया है डीसी की जानिब से? टोबा टेक्सिंग में पुलिस के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां किस वक्त कहां मौजूद होती हैं, इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सामने ये आई है कि इन तमाम तर सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर ही मौजूद नहीं है। और इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ट्रैकर न होने की वजह से पुलिस एहलकार गश्त भी नहीं करते हैं, जिससे पूरे ज़िले में गश्त का जो अमल है वो गैर मौसर होकर रह गया है और शहर में चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना शोएब महमूद ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि इन गाड़ियों में ट्रैकर मौजूद नहीं है, ताहम जल्द ही पुलिस की इन सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर लगाए जाएंगे, जिससे बिलाशुबा पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होगी, गश्त का अमल मौसर होगा, चोरी और डकैती की जो लहर इस वक्त पूरे ज़िले में आई हुई है इस पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। ऐसी गाड़ियाँ जिनमें ट्रैकर मौजूद नहीं है, रात के औकात में ये गाड़ियाँ सरकारी रिकॉर्ड में गश्त पर मौजूद होती हैं, सरकारी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर ये पेट्रोल भी हासिल करती हैं, लेकिन गश्त ना होने के बराबर है। ट्रैकर अगर लग जाएंगे तो बिलाशुबा इन गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, किस वक्त ये गाड़ियां कहां मौजूद हैं, इस तमाम तर चीजों का रिकॉर्ड भी। मुबशर अपडेट करने के लिए। तीन 3000 से जायद वासा मुलाजमीन के लिए सेहत सहूलियात न होने के बराबर 1000 से जायद वासा मुलाजमीन के लिए बनाई गई डिस्पेंसरी में सिर्फ एक डॉक्टर मुलाजमीन बीमारी की हालत में डिस्पेंसरी से इलाज के बजाय सरकारी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। एमडी वासा ने वासा डिस्पेंसरी का विजिट करते हुए फौरी खातून डॉक्टर और नर्स तैनात करने की हिदायत जारी करती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद के मौजूदा मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए मेडिकल फैसिलिटेशन के हवाले से वासा डिस्पेंसरी जो है वो मौजूद है, जहां तमाम तर वर्करों को मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाती हैं। लेकिन 3000 से जायद फैमिलीज़ के लिए एक डॉक्टर मौजूद है, जिस पे आज एमडी वासा ने वासा डिस्पेंसरी का विजिट करते हुए मजीद डॉक्टर और नर्सिज स्टाफ की जो है वो भी यहाँ पर तैनात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। हमारे साथ भी मौजूद हैं एमडी वासा फैसलाबाद, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, 3000 के करीब वर्कर हैं, जिनमें 1300 के करीब पेंशनर हैं, जिनकी फैमिलीज़ ने वासा हॉस्पिटल से मेडिकल फैसिलिटी हासिल करनी होती है, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर है, स्टाफ की कमी है, तो क्या अब मजीद बेहतर करने जा रहे हैं वर्करों के लिए? जी बिल्कुल, ये वासा के क्योंकि 3000 तो सिर्फ एम्प्लॉय हैं, फिर उनकी फैमिलियाँ मिला लें तो ये तकरीबन कोई 17-18 हज़ार लोग बन जाते हैं। तो वासा की फैसिलिटी लिमिटेड है काफ़ी, यहाँ पर हम मेडिसिन भी देते हैं साथ में, और डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो उनको आके चेक करते हैं, और कोई ऐसी डिजीज़ हो कि जो यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता तो हम उसको रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेशन मौजूद है और वहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है हमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर की ज़रूरत अभी है, ज़रूरी है, और साथ में एक नर्स की, ताकि जो ख़वातीन आती हैं हमारे वर्कर्स की जो फैमिली में से, तो उनके इलाज में ज़रा आसानी हो, उनको ज़रा यहाँ पर हेजिटेशन ना हो। तो इंशाल्लाह वो भी हम फौरी तौर पर अरेंज करेंगे और हम इसको ज़रा मज़ीद बेहतर करेंगे और आने वालों के लिए मज़ीद सहूलियात बेहतर करेंगे। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि लेडी डॉक्टर जो है उसकी भी सहूलत अब मुस्तकबिल में यहाँ पे दी जाएगी, तो क्या समझते हैं कि जो वर्करों की शिकायत पहले मौसूल होती थी डॉक्टर एक होने के बायस, या इसके अलावा दीगर मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से कि गवर्नमेंट अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाता है, उसमें कुछ कमी आ सकेगी? जी देखें, बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके उसी वक्त डॉक्टर जो है वो कंसल्टेंसी करे और उसी वक्त उनको मेडिसिन दे दे, तो वो हल हो जाते हैं मसाइल। और उसको एक पहले यहाँ पर डिस्पेंसरी में आए, फिर वो दोबारा हॉस्पिटल जाए, उससे लोग। बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात के लिए। नारे इल्म के फैलाव के मगर अमल यकसर मुख्तलिफ। जंग के नवाज शरीफ पार्क में बनी जिला की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी को ताले लग गए। आपको बता रहे हैं, जंग के नवाज शरीफ पार्क में बनी जिला की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी को ताले लग चुके हैं। नवाज शरीफ पार्क में जिला की वाहिद एक लाइब्रेरी मौजूद थी, जिसको भी बंद कर दिया गया है। इमारत का कोई भी वारिस नहीं। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया इकदाम करने को तैयार नहीं है, ऐसा कहना था शहरियों का। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा लाइब्रेरी को क्यों बंद किया गया है?
बिल्कुल जंग के म्यूज़ पर जो है वो ज़िले के अंदर वाहिद लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई थी नवाज शरीफ पार्क में। इसको ई लाइब्रेरी का भी जो है वो दर्जा हासिल था। तमाम इस ई लाइब्रेरी सेंटर्स को जो है वो ताले लग चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ पे परमानेंट अमले का मौजूद ना होना है। लाइब्रेरियन जो है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। महकमा तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम ये तमाम तर लाइब्रेरी है, तमाम इसके मुस्तकिल सीटें ना होने के बायस जो है महकमा तालीम की जानिब से आर्जी ड्यूटियाँ जो है वो लगाई जाती हैं, जिसके बायस जो है यहाँ पर तमाम तर अमल जो है वो मुश्किलात का शिकार है। कुतब की फराहमी भी जो है वो 12 साल से मुमकिन नहीं हो पाई है, जबकि फ़ंड्स भी फराहम नहीं किया जा रहे। इस सवाल से मैं सर शेरी मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा, लाइब्रेरी है, वाहिद लाइब्रेरी है, जंग की जो है जो बदहाली का शिकार है, क्या कहेंगे सूरत हाल के बाद? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब से इसकी जो है संग बुनियाद रखा है तब से लेकर आज तक इसको ना कोई फंड मिला है। जो बुक्स स्टार्टिंग में इसको अलाउ की गई थी वही हैं, और इसके अलावा जो इसके कंप्यूटर थे ये 30 की तादाद में थे, अब इसमें 20 हैं, बाकी रह गए 10 जो है वो महकमा तालीम ने अपने अंडर कर लिए। अच्छा, ना इसकी परमानेंट कोई सीट्स हैं, ना कोई लाइब्रेरियन है, ना कोई इसमें माली है, ना कोई मतलब जो चौकीदार वगैरह है। तो आला काम से यही है कि इसको एक तो इसके फंड जारी किए जाएँ, कोई सीटें परमानेंट इसकी अलाउ की जाए, और यहाँ इसकी मेंटेनेंस वगैरह उसको जो है ना वो चालू किया जाए जो भी है। सिंह कहने के 30 के करीब जो है वो कंप्यूटर्स मौजूद थे ई लाइब्रेरी में, जो अब जो है 20 रह गए हैं। 10 कंप्यूटर्स जो हैं वो सरकारी महकमों के ज़ेर इंतज़ाम है, और यकीनी तौर पे ये सूरत हाल के बायस जो है वो ई लाइब्रेरी बिल्कुल गैर फाल होकर रह गई है। कुतब की अगर बात की जाए तो 12 साल से बहुत शुक्रिया वैस खान अपडेट करने के लिए। सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स तामीर करने वालों की अपनी बिल्डिंग खस्ताहाल हो गई। महकमा बिल्डिंग हाईवे अफसरान ने अमले की जिंदगियां खतरे में डाल दी। महकमा बिल्डिंग्स की बाउंड्री वॉल गिर गई, इमारत खस्ताहाली का शिकार। अफसरान ताहाल इमारत बाउंड्री वॉल तामीर ना कर सके। 5 साल CCTV कैमरे भी गैर फाल हो गए। मुलाजमीन ने अफसरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद की सरकारी इमारतों को तमीर करने वाले महकमा बिल्डिंग की अपनी इमारत खस्ताहाली का शिकार है। बाउंड्री वाल में जगह जगह टूट फूट का शिकार है, जबकि बाउंड्री वाल गिर चुकी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लगे CCTV कैमरे भी गैर फाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड गायब होने का भी खदशा है। दूसरी तरफ बात करें इमारत की, तो इमारत भी खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी ज़िंदगी किसी भी खतरे से कम नहीं है। मुलाजमीन मौजूदन से बात करते हैं। ये बताइएगा, ये वाशरूम से लेके और बिल्डिंग्स और बाउंड्री वाल टूट फूट का शिकार है, क्या महकमा के पास पैसे नहीं है, क्या वजह है? आप हमारे वाशरूम देखें, ये इंसानों के हैवानों के काबिल नहीं है। इंसान यहाँ पे जाते हैं, 3 वाशरूम है, 2 तकरीबन पिछले 5 साल से ख़राब हैं। 12 मरतबा बजाते खुद मैं एज ए चेयरमैन अपने अफसरान के पास गया हूँ, बिल्डिंग वाले अफसरान के पास गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक वाशरूम उसका दरवाज़ा भी ठीक नहीं है, और ये बाउंड्री का आप हाल देख लें। जो बंदा दिन को रात को अंदर आ सकता है, लेकिन कोई बंदा हमारी सुनता नहीं। हमारी वाइट वाश होगा तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, कोई बंदा नहीं सुनता। जी बिल्कुल, मुलाजमीन की जानब से काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अकील दिखा सके, ये महकमा बिल्डिंग महकमा हाईवे की बाउंड्री वाल है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुराख पड़ चुके हैं, और बाउंड्री वाल बाज़ जगहों से गिर भी चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो मसाइल हैं वो भी देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे भी गुज़श्ता 5 साल से गैर फाल हैं, जिसकी वजह से तमाम मुलाज़मीन ने अफसरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात के लिए। तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के खात्मे के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक के बारे में मजीद जान लेते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। वसीम से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, जंग में तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल के खात्मे के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। जंग में तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में क्या डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी ने खसूसी शिरकत की, जिस पर मजीद जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में आज जो है वो एंटी ड्रग के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसके बाद जो है वो वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल के साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने भी शिरकत की। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितनी अहमियत की हामिल है ये कैंपेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गवर्नमेंट तमाम इदारों के अंदर हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हमने ये बताना है कि जो ड्रग्स हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए, इंसान की सेहत के लिए जो है बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए आज स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर सलीम साहब का, जो कि रिफा यूनिवर्सिटी से आए हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को आकर लेक्चर दिया। इसके अलावा ड्रग्स जो है, क्योंकि नौजवान नस्ल इसकी बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होती है, इसलिए ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग ने आज का सेमिनार करवाया हुआ था और वाक का एहतमाम किया था, जिससे हमारे बच्चों के अंदर तमाम जो है वो मालूमात दी गई। जी बिल्कुल, वॉक का भी एहतमाम किया गया। मेरे साथ प्रिंसिपल कॉलेज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल है और कितना मैसेज जो है इसे फॉरवर्ड होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलीम का, जो इसी डिपार्टमेंट के, इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ से उन्होंने एमएससी की है और बहुत खूबसूरत उन्होंने लेक्चर दिया है बच्चों को। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, स्पेशली ये जो है इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे ड्रग का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये कैंपेन चल रही है। तो ये उसी सिलसिला की एक कड़ी है। एचईडी की तरफ से ये और डिप्टी कमिश्नर जंग की तरफ से था कि सेमिनार और वाक उसका एहतमाम किया गया ताकि स्टूडेंट को आगाही दी जा सके कि ये आपकी सेहत के लिए कितनी मुज़र चीज़ है और इससे बचना चाहिए बच्चों को। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी गई है यहाँ पर कि ड्रग जो है उनके लिए कितनी मुज़र सेहत है। इसी के साथ ही आगाही वाक के बारे में वसीम अजीज बता रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका।